चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th स्लाइड में है एरिया ऑफ इंटरेक्शन। बेसिकली इस सेक्शन में, इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट हाउ एंड वेयर सेल इंटरैक्ट विथ वेरियस एक्सटर्नल एजेंसीज. These are the areas where SAIL cannot work alone and needs to coordinate or communicate with outside organizations, individuals and government bodies. हिंदी में इस भाग में हम लोग देखेंगे कि सेल किन किन कामों के लिए बाहरी एजेंसियों से संपर्क करता है, यानी सेल को किन किन क्षेत्रों में दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना पड़ता है, जैसे कि सरकार के साथ काम करता है, सप्लायर्स, मार्केटिंग एजेंसियाज एट्सेट्रा. ओके सर, तो ये होता है एरिया ऑफ इंटरेक्शन कि किस किस एरिया में सेल को इंटरेक्ट करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ. तो आगे बढ़ते हैं. एरियाज ऑफ इंटरेक्शन, एरियाज वेयर सेल इंटरेक्ट विथ अदर्स, संपर्क का क्षेत्र. तो देखिए, रिलेशन विथ एक्सटर्नल एजेंसीज इज द एरिया ऑफ सेल एक्टिविटीज विच कॉल फॉर एन इंटरफेस. बाहरी एजेंसियों के साथ संबंध सेल की गतिविधियों का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे इंटरफेस की आवश्यकता होती है. देखिए, whenever सेल इज़ डूइंग एनी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट वर्क, जब भी सेल को कुछ ज़रूरी काम करना होता है, लाइक बिल्डिंग फैक्ट्रीज, मेकिंग स्टील और सेलिंग प्रोडक्ट, इट नीड्स टू कम्युनिकेट एंड वर्क विथ अदर पीपल और ग्रुप्स. ओके, दिस इज़ कॉल्ड एन इंटरफेस. मतलब जब भी सेल को कुछ ज़रूरी काम करना होता है, जैसे फैक्ट्री बनाना, स्टील बनाना, जो भी उत्पादन है उसको बेचना, वहाँ उसे दूसरे लोगों या संगठनों के साथ संपर्क करना पड़ता है और मिलजुल कर काम करना पड़ता है. इसी इंटरेक्शन को इंटरफेस कहा जाता है. ओके, इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब होता है इंटरेक्शन प्लस कोऑपरेशन बिटवीन टू साइड्स. हिंदी में अगर बोले तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है? दो पक्षों के बीच में संपर्क और सहयोग. ठीक है, इंटरफेस का एक मतलब सिंपल में ऐसे बोलें कि इंटरफेस इज नथिंग बट टॉकिंग टू, वर्किंग विथ और डीलिंग विथ अदर्स. जैसे अगर सेल को किसी चीज़ के लिए मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए तो दिस कॉल्स फॉर एन इंटरफेस. इसके लिए सेल को एक इंटरफेस की ज़रूरत है. अगर सेल को कुछ सामान बेचना है टू अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो उसके लिए एक इंटरफेस चाहिए. अगर सेल को मशीनरीज बाय करना है फ्रॉम दूसरे मैन्युफैक्चरर से, तो उसके लिए इंटरफेस चाहिए. तो इंटरफेस मतलब और कुछ नहीं सर, बस ये है कि दो पक्षों के बीच में संपर्क और सहयोग का एक क्षेत्र या स्थान. ठीक है, अब देखते हैं कि सेल को किन किन चीज़ों में इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है. पहला ज़रूरत पड़ता है इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन, जिसका मतलब होता है सेटिंग अप और एक्सपांडिंग स्टील प्लांट्स. हिंदी में क्षमता निर्माण में निवेश. ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल्स में हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ में बताने के लिए सर देखिए, सेल को जब भी whenever सेल नीड्स टू इन्वेस्ट मनी टू बिल्ड न्यू फैक्ट्रीज, प्लांट्स एंड टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज हाउ मच स्टील दे कैन प्रोड्यूस. सेल को जब भी नया फैक्ट्री बनाना होता है, मशीनें लगानी होती है, उसके लिए सेल को निवेश करना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा स्टील बना सके. ठीक है, अगर सेल को नया स्टील प्लांट बनाना है तो उनको क्या क्या चीज़ चाहिए होगा? उनको चाहिए होगा बैंक से लोन चाहिए होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए होंगे, इक्विपमेंट सप्लायर्स चाहिए होगा, ठीक है, मशीनरीज चाहिए होगा. तो ये सब एक्सटर्नल एजेंसी से सेल को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा. तो ये सब आता है इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन के अंदर. इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बाद में. फिलहाल अभी इस स्लाइड में हम लोग बस वो एरियाज़ को लिस्ट कर रहे हैं जिसमें सेल को ज़रूरत पड़ती है इंट्रैक्शन की. तो पहला था हमारा इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन. दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, जिसको हम बोलेंगे मैनेजिंग एंड रनिंग द प्लांट, उत्पादन का आयोजन. अब देखिए, सेल की फैक्ट्री तो बन गई इन्वेस्टमेंट से, ऊपर वाले पॉइंट से सेल अपना फैक्ट्री बना लिया. अब फैक्ट्री तो बना लिया, नाउ आप सेल को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि वो स्टील कैसे बनाएगा. उसके लिए उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए, सप्लायर्स चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए. तो ये सब चीज़ें आती हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन के अंदर. क्लियर सर? फिर से मैं हिंदी में एक बार बोल दूँ. फैक्ट्री बनाने के बाद
सेल को स्टील का उत्पादन करने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्चा माल, बिजली, मजदूर, ट्रांसपोर्ट। ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन के अंदर। क्लियर सर? आगे बढ़ते हैं। थर्ड थर्ड कौन सा एरिया है जिसमें सेल को बाहरी इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? वो है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टील, सेलिंग स्टील एंड बाय प्रोडक्ट्स, उत्पादों का विपणन। तो सेल जो है स्टील बना दिया, अब सेल को स्टील बेचना भी है कस्टमर्स को, अलग अलग कस्टमर्स को। तो उसके लिए सेल को क्या क्या करना पड़ेगा? या तो सेल को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, डीलर से बात करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट एजेंसी से बात करनी पड़ेगी, जो कि सेल का जो सामान है, जो स्टील है और बाय प्रोडक्ट्स है, उनको बेचेंगे। तो उसके लिए सेल को इंटरफेस की ज़रूरत है। एग्जाम्पल, सेल might put up some kind of ads for their steel products. They have distributors who will sell steel to builders, factories, etc. They also have to work with foreign trade agencies to export steel to other countries, right? तो इन सब चीज़ के लिए ये सब आते हैं मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में। तो इन सब चीज़ों के लिए सेल को एक्सटर्नल एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ता है, इंटरफेस बनाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, फोर्थ पॉइंट है इंटरफेस विद गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री, दैट इज वर्किंग विद गवर्नमेंट बॉडीज, सरकार और मंत्रालय के साथ इंटरफेस। तो देखिए, आप सबको पता है कि सेल एक जो है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं, उसके लिए उसको गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, राइट। तो ये सब जो इसके लिए जो इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है हमारी, इसके लिए हमें इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है हमारा चौथा पॉइंट। इन 4 एरियाज़ में मेनली सेल को बाहरी एजेंसी से संपर्क बनाना पड़ता है। इन चारों चीज़ों के लिए सेल को इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली आपको ये 4 पॉइंट्स याद हो गए होंगे। पहला है इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन, जिसके अंडर आता है हमारा सेटिंग अप और एक्सपांडिंग स्टील प्लांट्स। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, मैं बार बार इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, दैट इज़ मैनेजिंग एंड रनिंग द प्लांट्स। तीसरा है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग स्टील एंड बाय प्रोडक्ट्स। चौथा है हमारा इंटरफेस विद गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री। ये 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंट के बारे में हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा पहला पॉइंट जो था हमारा इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब सेल को नया प्लांट लगाना हो, व्हेन सेल इन्वेस्ट मनी टू बिल्ड और एक्सपांड स्टील प्लांट, इट नीड हेल्प फ्रॉम, ठीक है, इसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आगे देखेंगे। जब भी सेल को नया संयंत्र बनाना होता है या पुराने का विस्तार करना होता है, तब ये एजेंसियां मदद करती हैं। कौन मदद करती हैं? पहली होती हैं हमारी फंडिंग एजेंसीज, जैसे कि बैंक्स, एग्जांपल मेनली SBI, PNB, ये सबसे सेल लोन लेता है, ठीक है। फिर दूसरी टाइप की एजेंसीज होती है हमारी डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, डिज़ाइन और सलाहकार संगठन। ये कौन होते हैं? देखिए, पहला तो क्लियर है कि फंडिंग एजेंसीज हैं, वो बैंक्स होती हैं जो कि सेल को लोन प्रोवाइड करती हैं या फिर कभी कभी उसके मनी को मैनेज करती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती हैं? देखिए, जब भी सेल को नया स्टील प्लांट बनाना होता है, तो ये कंपनियां मदद करती हैं कि डिज़ाइन कैसे करना है। So these are the experts who will help plan and design how the plant will look and function. They also give advice on what machines to use, how to install them, and how to use space efficiently. ये वो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं जो बड़ी तकनीकी योजनाओं को बनाने, डिज़ाइन करने और उनका मार्गदर्शन करने में मदद करती हैं। अब ये कौन कौन सी कंपनी है जो करेंटली सेल के साथ काम करती हैं? पहला है मैकन, जिसका फुल फॉर्म है मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो बेसिकली स्टील प्लांट डिज़ाइन करती हैं।
एग्जाम्पल मैकन क्या डिसाइड करेगा, मैकन हेल्प करेगा कि फर्नेस कहाँ लगाने हैं, चिमनी कहाँ लगाने हैं, वर्कशॉप हाउ वेयर शुड दे बी प्लेस्ड एंड हाउ, ठीक है। फिर दूसरी कंपनी काम करती है सेल के साथ, M.N. दस्तूर एंड कंपनी। ये एक प्राइवेट कंसल्टेंसी है विथ अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स। काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है, तो ये भी सेल के साथ काम करती हैं। ये टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करती हैं प्लांट लेआउट, सेफ्टी एक्सेट्रा पे। तीसरा है फॉरेन कोलैबोरेशंस, मतलब फॉरेन समटाइम्स सेल को बाहर से इक्विपमेंट, एडवांस मशीन्स और टेक्नोलॉजी मंगानी होती है। जैसे एग्जांपल, जर्मनी के पास बेटर स्टील मेल्टिंग टेक्नोलॉजी है, तो सेल माइट बाय मशीनरी फ्रॉम देयर, तो उसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, वो इसमें आते हैं। फिर चौथा है हमारा भेल, दैट इज़ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये हमको क्या प्रोवाइड करती है, ये हमको प्रोवाइड करती है लार्ज इक्विपमेंट्स लाइक बॉयलर्स, टर्बाइंस एक्सेट्रा, ठीक है। ये बेसिकली सेल के साथ काम करती है टू प्रोवाइड एनर्जी सॉल्यूशंस एंड हैवी मशीनरीज। फिर पांचवा कौन है, फॉरेन इक्विपमेंट सप्लायर्स। अब बेसिकली ये तो इसी के साथ आ गया फॉरेन कोलैबोरेशंस के साथ, बट बेसिकली वही कि हमें जब नया प्लांट लगाते हैं हम, या कुछ भी उसको मॉडिफिकेशन करना होता है, एक्सपांशन करना होता है, तो जो फॉरेन से हमें मशीनरीज मंगानी होती है, टेक्नोलॉजी मंगानी होती है, उनके लिए ये ज़रूरत पड़ता है। तो 2 पॉइंट है इस स्लाइड में बेसिकली, कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन में। पहला है हमारा फंडिंग एजेंसीज, दूसरा है डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। अब डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैकॉन, M.N. दस्तूर एंड कंपनी, भेल और फॉरेन कोलैबोरेशन एंड इक्विपमेंट सप्लायर्स, ये चीज़ याद रखिए। चलिए इस पिछले 2 स्लाइड पे, मतलब इस स्लाइड और इसके पिछले वाले स्लाइड पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। MCQ क्वेश्चन, एरिया ऑफ इंट्रैक्शन। तो अगेन मैं आपको 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आने के बाद आप पॉज कर लीजिए, और हाँ, अब 4 क्वेश्चंस आ गए। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए आप आंसर दे पाएँ इसका। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है। 13 इसलिए क्योंकि 1 to 12 जो है इसका पार्ट 1 वाले वीडियो में था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ की एरिया ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इंटरफेस फॉर सेल। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेल के लिए बाहरी एजेंसियों के साथ इंटरफेस का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन, तो है, सेकंड पॉइंट था। इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन, ये पहला पॉइंट था। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, ये बेसिकली एक्चुअली देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन के अंडर आ जाना चाहिए, राइट। लेकिन लेबर वेलफेयर को सेल के लिए सेल को बाहरी लोगों से, बाहरी एजेंसी से कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, आई थिंक डी, राइट। ओके, क्वेश्चन 14 देखते हैं। इन विच एरिया ऑफ इंटरेक्शन डज सेल वर्क विथ फंडिंग एजेंसीज लाइक वेरियस बैंक्स। सेल किस इंटरफेस क्षेत्र में विभिन्न बैंकों जैसी फंडिंग एजेंसियों के साथ कार्य करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए अपना वही इन्वेस्टमेंट इन कैपेसिटी क्रिएशन। कैपेसिटी क्रिएशन के लिए ही लोग सेल को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है मेनली। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, राइट। ओके, which of the following external agencies is associated with design and consultancy in capacity creation for sale। सेल की क्षमता निर्माण के लिए डिज़ाइन और परामर्श से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी एजेंसी है। तो हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैकॉन एंड M.N. दस्तूर कंपनी। ये थोड़ा आप भी याद रखिए, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और मैकन और M.N. दस्तूर के साथ एक और कंपनी थी, वो क्या थी, भेल, राइट। तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन 16 देखते हैं।
विच टाइप ऑफ फॉरेन एंटिटीज़ आर इन्वॉल्व इन सेल कैपेसिटी क्रिएशन एफर्ट। सेल की क्षमता निर्माण में कौन कौन सी विदेशी संस्थाएं शामिल होती हैं। तो फॉरेन बैंक्स नहीं, फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड एनजीओ नहीं, फॉरेन कोलैबोरेशंस एंड इक्विपमेंट सप्लायर्स यस। सेल को इनकी इसकी ज़रूरत पड़ती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक ट्रेडर्स नो। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो या हो सकता है कि मैंने कहीं कुछ गलती की होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्लाइड नंबर 10। ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन में सब कुछ आता है, जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरी, मनी, पीपल, सपोर्ट। ठीक है। उत्पादन का आयोजन का मतलब है कि किसी उत्पाद को बनाने के लिए ज़रूरी सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना, जैसे कि कच्चे माल, मशीनें, पैसे, लोग। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन के अंदर आती हैं। फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं सोर्स ऑफ इनपुट्स, जो कि रॉ मटेरियल्स और सप्लाईज, ये कहाँ से आते हैं, कच्चे माल का स्रोत कहाँ से है। तो सबसे पहला है हमारा कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। ठीक है। ये हमारा मेनली कोयले का मेन स्रोत है। ठीक है। कोयला हमेशा ज़रूरत पड़ता है क्योंकि कोल इज़ द मेन फ्यूल इन स्टील प्रोडक्शन। CIL इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी, इट सप्लाइज कोल टू सेल। स्टील बनाने में कोयला एक बहुत ही ज़रूरी ईंधन है। CIL जो कि एक सरकारी कंपनी है, सेल को कोयला देती है। तो सेल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको प्लीज़। दूसरा है हमारा पब्लिक सेक्टर पावर प्लांट। अब स्टील बनाने के लिए मशीनरीज, हैवी मशीनरीज होती हैं, इनको चलने के लिए पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये कहाँ से आती है, ये हमें प्रोवाइड करती हैं पब्लिक सेक्टर पावर प्लांट्स। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये बेसिकली इस स्लाइड में बस 5-6 पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं कि सब हमारे पास सेल के पास रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिनरल कंपनीज। अब ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिनरल कंपनीज से क्या आता है। देखिए, स्टील बनाते समय हमें बहुत टाइप के मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। एग्जांपल आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बॉक्साइट। ठीक है। ये सब चीज़ों की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिनरल कंपनीज। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर्स ऑफ रिफैक्ट्रीज एंड स्पेयर पार्ट्स। अब रिफैक्ट्री क्या होता है, देखिए रिफैक्ट्री मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो कि हीट रेजिस्टेंट हो, मतलब वो ज़्यादा गर्मी सहन कर सके। यूजुअली ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स लगाते हैं, इनको रिफैक्ट्रीज कहा जाता है। ये सब सप्लाई करती है हमको ये सप्लायर्स ऑफ रिफैक्ट्रीज एंड स्पेयर पार्ट। इसमें कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया है, बस ये बोला गया है कि सप्लायर्स ऑफ रिफैक्ट्रीज एंड स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट्स मतलब मशीन में जो छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो यहाँ से मंगाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनीज। अब ऑयल और पेट्रोल किस लिए चाहिए, पेट्रोलियम क्यों चाहिए। तो देखिए, हमारी जो मशीन्स होती हैं सेल में, उसको स्मूथली चलने के लिए फ्यूल चाहिए, लुब्रिकेंट्स चाहिए। ठीक है। मशीनों को फ्यूल्स चाहिए, तो वो सब कहाँ से आती हैं, वो सब आती हैं ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनीज से। जैसे जो ट्रक्स होते हैं, उनको चलने के लिए डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। ठीक है। तो वो सब हम लोग को ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनी से आती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बैंक्स मेनली तो इन्वेस्टमेंट में, कैपेसिटी क्रिएशन में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेसिकली सैलरी मैनेज करने के लिए, लोन, कैश, क्रेडिट, ये सब के लिए हम लोग को बैंक की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली SBI इसमें काम करती है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन सप्लायर्स फॉर इनपुट सच एस कुकिंग कोल, रिफैक्ट्री एक्सेट्रा। अब रिफैक्ट्री जो है वो तो हम इंडिया से भी मंगाते ही हैं, लेकिन साथ में बाहर से भी काफ़ी सारा रिफैक्ट्री आता है और कुकिंग कोल आता है मेनली। देखिए, कुकिंग कोल इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया में जो कुकिंग कोल होता है उसकी क्वालिटी, मतलब कार्बन का जिसमें परसेंटेज होता है, सॉरी ऐश का परसेंटेज, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेनली हम लोग कुकिंग कोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, USA से भी इंपोर्ट करते हैं। राइट, और कहीं से इंपोर्ट करते हैं क्या, ऑस्ट्रेलिया और USA के अलावा कनाडा से भी इंपोर्ट करते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली फॉरेन सप्लायर्स चाहिए हमको, जो कि कोकिंग कोल और रिफैक्ट्री हमको सप्लाई करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 7 पॉइंट्स हैं कहाँ से सेल को सोर्स ऑफ इनपुट्स मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, इस पिछले स्लाइड के बेस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। 1 2 3 4। वीडियो पॉज कर लीजिए प्लीज़ और ट्राई करिए सॉल्व करने का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। ये क्वेश्चन आपको मेनली कंफ्यूज करने के लिए नहीं, इसलिए बनाए गए हैं कि आपका जो पिछले स्लाइड्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो थोड़ा दिमाग में बैठ जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। होपफुली आपने क्वेश्चन बना लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ सोर्स ऑफ इनपुट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के आयोजन के लिए इनपुट का स्रोत नहीं है। CIL कोल इंडिया लिमिटेड तो है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिनरल कंपनीज भी हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, डी है हमारा ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनी, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव से हमें सेल को कोई रिलेशन नहीं है, या अगर है भी तो बहुत छोटा मोटा होगा कुछ, मुझे नहीं पता। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स। बाकी सबकी ज़रूरत पड़ती है सेल को, तो इसका आंसर है सी। ओके, क्वेश्चन 18 देखते हैं। what is the role of banks like State Bank of India in organizing production। तो बेसिकली कैश एंड क्रेडिट सप्लाई करती है। तो आंसर सी, सप्लाइंग कैश एंड क्रेडिट्स। क्वेश्चन 19, विच सेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ मिनरल रिसोर्स यूज्ड एज प्रोडक्शन इनपुट्स। उत्पादन इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले खनिज संसाधनों की आपूर्ति के लिए कौन से क्षेत्र जिम्मेदार हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिनरल कंपनीज। ऑप्शन होना चाहिए सी। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बीइंग सोर्स फ्रॉम फॉरेन सप्लायर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। फॉरेन सप्लायर्स क्या भेजते हैं हमें, रिफैक्ट्रीज एंड कुकिंग कोल, राइट, कुकिंग कोल। अब देखिए कुछ लोग का डाउट होगा, पिछली स्लाइड में एक चीज़ मैंने नहीं बताया, किसी को डाउट हो सकता है कि कुकिंग कोल क्या होता है और नॉन कुकिंग कोल क्या होता है। तो बेसिकली जो नॉन कुकिंग कोल होता है, नॉन कुकिंग कोल और कुकिंग कोल में डिफरेंस होता है मेनली कार्बन की परसेंटेज। बेसिकली हम जब स्टील बनाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कुकिंग कोल की, और नॉन कुकिंग कोल की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बेसिकली क्या होता है कि जब हम नॉन कुकिंग कोल को जलाते हैं, ठीक है, तो उससे काफ़ी धुआं निकलता है, लेकिन वहीं पर जब हम कुकिंग कोल को जलाते हैं तो उसमें धुआं नहीं निकलता है। कुकिंग कोल को जलाने पे क्या होता है कि कोयला एक कोक बनता है। बेसिकली वो सॉफ्ट हो जाता है, कुकिंग कोल सॉफ्ट हो जाता है और चिपकने लगता है, तो उसी से हम कोक बनाते हैं। ठीक है, नॉन कुकिंग कोल में ये नहीं होता है। नॉन कुकिंग कोल को जलाते हैं तो वो धुआं बन के और राख हो जाता है। तो मेनली नॉन कुकिंग का कोल हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स में करते हैं, और कुकिंग कोल का यूज़ हम लोग करते हैं हमारे स्टील प्रोडक्शन में। कुकिंग कोल महंगा होता है, नॉन कुकिंग कोल थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये 4 क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन में वर्क फोर्सेस। सेल को अपना काम कराने के लिए वर्कफोर्स चाहिए, वो कहाँ से हायर करेगा और कैसे मैनेज करेगा उन वर्कफोर्स को, उनके बारे में देखते हैं। टू वर्कफोर्स क्या है, टू हायर एंड मैनेज एम्प्लॉयज़। सेल वर्क्स विथ, कर्मचारियों को नियुक्त करने और प्रबंधित करने के लिए सेल निम्नलिखित के साथ काम करता है। किनके साथ काम करता है देखते हैं। हायरिंग के लिए सेल को ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऑफ डिफरेंट स्टेट, विभिन्न राज्यों के रोजगार कार्यालय। तो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, जैसे दिल्ली का अलग हुआ, वेस्ट बंगाल का अलग हुआ। तो सेल यहाँ से टेक्नीशियंस हायर करता है, लोगों को हायर करता है, चाहे वो स्किल्ड रिसोर्स हो या नॉन स्किल्ड हो। नॉन स्किल्ड को हायर करके उनको खुद ट्रेन करता है,
ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट एक्सचेंजेस से सेल हायर करता है, और साथ में ही सेल हायर करता है यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट। तो यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से भी सेल हायर करता है, जैसे कि आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, यहाँ से भी सेल हायर करता है अक्सर। अब देखते हैं, ये तो हुई हायरिंग के बाद। हायर करने के बाद उनको मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट के लिए सेल क्या करता है? सेल मेनली बात करता है या फिर निगोशिएट करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। बेसिकली देखिए, सेल में जितने भी वर्कफोर्स होते हैं, जितने लोग भी काम करते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव। ओके, तो नॉन एग्जीक्यूटिव अपनी अलग एक एसोसिएशन बनाती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जिसको हम लोग यूनियंस बोलते हैं। और उसी तरह जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको हम यूजुअली एसोसिएशंस बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ब्रीफ में बता रहे हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है यूनियंस, और एग्जीक्यूटिव का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं एसोसिएशंस। तो सेल बेसिकली इन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन से बात करता है। तो ये बेसिकली, ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट। ये एक बेसिकली ब्रिज का काम करते हैं नॉर्मल एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, तो इनका और क्या क्या काम होता है? बेसिकली ये डिसाइड करती हैं, एग्रीमेंट बनाती हैं कि वर्कर कैसे काम करेंगे। लाइक इनकी मंथली मीटिंग होती है वर्कर सेफ्टी पे और एम्प्लॉयज़ इशू पे, लाइक सेफ्टी, सैलरी, लीव्स। ठीक है, तो ये सब बेसिकली काम रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेल करती है। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट के लिए लेबर एंड लॉ कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। बेसिकली अगर कोई भी डिस्प्यूट है वर्कर्स में, ठीक है, अब वो डिस्प्यूट कई तरीक़ा का हो सकता है, जैसे कि सैलरी को लेके, लीव्स को लेके, या जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो सही नहीं है। तो उन सब चीज़ों के लिए सेल लेबर एंड लॉ कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स की मदद लेता है, ये सब डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। अगर कंपनी और कर्मचारियों के बीच में झगड़ा हो जाए तो इन्हीं अदालतों में केस चलता है। ठीक है, और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई वर्कर को अनफेयरली डिसमिस कर दिया गया हो, तो वो वर्कर लेबर कोर्ट में जा सकता है। तो इन चीज़ों के लिए सेल को लेबर एंड लॉ कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ। वर्कफोर्स में दो चीज़ें आती हैं, पहला हायरिंग और मैनेजिंग। हायरिंग के लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट। मैनेजिंग के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर एंड लॉ कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन में आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो कुछ हो नहीं सकता। सेल को चाहिए रॉ मटेरियल्स, अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से आते हैं। रॉ मटेरियल कैसे आते हैं? मेनली रेलवे से आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टू मूव द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट भी जब हम सेल फिनिश प्रोडक्ट बना देता है, तो बेचने के लिए उसको चीज़ों को भेजना पड़ता है कस्टमर के पास या फिर अपने स्टॉक यार्ड्स के पास। तो वो कैसे होता है? वो होता है रेलवे से। ठीक है, तो फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। टू मूव द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट, सेल्स डिपेंड्स ऑन। कच्चे माल और तैयार उत्पादों का स्थानांतरित करने के लिए सेल निर्भर करता है रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग लाइंस इन केस ऑफ इनपुट्स दैट आर बीइंग इम्पोर्टेड। रेलवे, सड़क परिवहन और शिपिंग लाइन जब इनपुट आयात की जा रही होती है। मतलब देखिए, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मेनली इनसाइड इंडिया से आती हैं, जैसे अपना आयरन ओर हो गया वगैरह, उसके लिए सेल रेलवे से यूज़ करता है। कुकिंग कोल वगैरह मेनली बाहर से आती हैं, उसके लिए शिपिंग लाइंस यूज़ होती हैं। ठीक है,
और रोड ट्रांसपोर्ट, मान लीजिए कि मशीनरी एक मैन्युफैक्चरर से सेल में आ रहा है, तो उसके लिए छोटी छोटी, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो इस स्लाइड के बेस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, राइट, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। ये यहाँ पर सोर्स ऑफ इनपुट ये थोड़ा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए मैं चारों क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, आप उसके बाद वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। तो होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ रिक्रूटिंग द वर्कफोर्स। निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय की कौन कार्यबल की भर्ती के स्रोत हैं? ओके, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी है, डी इधर आ गया है, तो डी ऑल ऑफ द अबव। मेनली इसका आंसर होना चाहिए डी, बिकॉज इन सब जगह से रिक्रूट करता है सेल, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 22, हु डू द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट इन द कंपनी। प्रतिनिधि संगठन कंपनी में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ओनली एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़, ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। इसका आंसर होना चाहिए सी, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़। ट्रांसपोर्ट वर्क ओनली नहीं, ठीक है, क्योंकि सेल में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 23, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर यूज फॉर इम्पोर्टेड गुड। तो इम्पोर्टेड गुड मतलब जो बाहर से मंगाते हैं उसके लिए शिपिंग लाइन यूज़ होता है। रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग लाइन, ओके, इम्पोर्ट गुड, ओके, तो ओनली रोड ट्रांसपोर्ट, ओनली ओके, तो इसमें क्योंकि जो आंसर इसमें ऑप्शंस हैं, इसके हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि शिपिंग लाइन इसी में है। ठीक है, एयरवेज तो सेल यूज़ नहीं करता है, मेनली एक्चुअली इनपुट्स के लिए, लोगों को इधर से उधर भेजने के लिए सेल एयरवेज यूज़ करता है, बट इनपुट्स के लिए यूज़ नहीं करता है, तो इसका आंसर ए। ओके, क्वेश्चन 24, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। तो ये भी तो इसी के जैसा है, इसका आंसर होना चाहिए कैंपस रिक्रूटमेंट, डेट इज़ बी। ओके, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।